नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 2 जुलाई 2024 और आज जो है आपका CHSL का एग्ज़ाम था। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्ज़ाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट लाया हूँ जो आपके आने वाले सभी एग्जाम में काम आएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। अब तो कोई बात आपसे छुपा नहीं होगा, तो ये जो हमारा कंटेंट है अगर आपको चाहिए, जो ई बुक है हमारा, यहाँ पे इमेज तो मैं नहीं लगा पाया अब तक, तो आप देख लिए होंगे क्योंकि अब एग्जाम में क्वेश्चन ही बोलता है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये जो आप मोबाइल नंबर देख रहे हैं इस पर आपको सिंपली व्हाट्सअप मैसेज करना है या फिर इसी का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक के थ्रू भी व्हाट्सअप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। ई बुक, रेलवे इत्यादि, UPP, BSSC, तो फिलहाल तो SSC का एग्जाम चल रहा है तो ई बुक के लिए ही जो है लोग आते हैं। चलिए, पहला एक प्रश्न पूछा गया था कि केरल का कौन सा त्यौहार है जो फसल का भी त्यौहार होना चाहिए, फसली त्यौहार होना चाहिए, और इस फसली त्यौहार के अवसर पे जो है आपका स्नेक बोट रेसिंग का कार्यक्रम किया जाता है। कितनी बार हमने ये चीज़ करा है, और एक मैंने झील का रिफरेंस देख के भी नेहरू बोट ट्रॉफी दोनों बताया है। अब किस क्लास में बताया है अब इतना तो याद नहीं रहेगा ना, है ना। तो भाई ये जो है आप आराम से कर सकते थे। ओणम फसली त्यौहार है, और फसलों वाली त्यौहार बहुत सारा मैं बताया हूँ जी। ओणम है, रोहिणी है, और भी अगर आप आएंगे जो नौखाई हो जाएगा, ये सब जो है फसली त्यौहार है। उड़ीसा का नौखाई है ना, रोहिणी झारखंड में चले जाएंगे तो ये फसली त्यौहार ओणम हो जाएगा। इसी के अवसर पे जो है आप स्नेक बोट रेसिंग कार्यक्रम शुरुआत की जाती है। ओणम केरल में फसलों से संबंधित त्यौहार है। अब इस त्यौहार के बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम, है ना। अगर आप CGL वगैरह की एग्जाम देंगे तो आपका टाइम ड्यूरेशन पूछता है, भगवान पूछता है कि किस भगवान को पूजा जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो ओणम देखिए आम महीने में कोई लोग 4 दिन तक भी मनाते हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम लिमिट तक चलना है तो 10 दिनों की त्यौहार होते हैं। कितने दिनों की त्यौहार होता है? 10 दिनों का त्यौहार होता है। वैसे मैंने गणगौर आपको बताया था कितने दिनों का मैक्सिमम त्यौहार है ये, तो ये 18 दिनों का। वैसे ही मैंने बस्तर दशहरा बताया कितने दिनों का? 75 दिनों का त्यौहार है। वैसे ही मैंने आपका पोंगल और छठ पूजा बताया कितने दिनों का? 4 दिनों का त्यौहार होता है। मेदराम जात्रा मेला भी 4 दिनों तक। तो ये सब जो है दिन भी याद रखना है। तो जो ओणम त्यौहार है इसमें आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान विष्णु तब ऑप्शन में रहेगा जब राजा महाबली ऑप्शन में नहीं रहेगा। कहने का मतलब है कि ओणम में जो मेन भगवान है वो राजा महाबली है। अगर राजा महाबली ऑप्शन में ना हो, देखो यहाँ पे लिखा है, तो भगवान विष्णु से काम चलाएंगे। देखिए तमिलनाडु का एक त्यौहार होता है थाईपुसम। इसमें भी आपको देवी देवता डैटी पूछ देते हैं, तो इसमें जो है आप लगाएंगे भगवान मुरुगन। भगवान मुरुगन होता है, मुरुगन भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है थाईपुसम में। हम चलते हैं आगे। ओणम त्यौहार के जो अवसर पे केरल में सर्प बोट रेसिंग का खेल आयोजित किया जाता है। उसी प्रकार से आपने, है ना, कम्बाला का खेल का नाम सुना होगा। कम्बाला, ये कम्बाला कर्नाटक में आपने अभी एक पिक्चर देखा होगा जिसमें दैव रहता है। वो कौन सा पिक्चर है मेरे ख्याल में, है ना, कंतारा मूवी आपने देखा होगा। कीचड़ में भैंस का रेसिंग होता है। ये कम्बाला जो खेल है ये आपका कहाँ पे आयोजित होता है? कर्नाटक के अंदर। उसी प्रकार से आपने एक खेल जल्लीकट्टू साउथ में बहुत परंपरा है जो अभी तक जीवित है। जल्लीकट्टू जो त्योहार जो खेल है ये आपका पोंगल के त्योहार के अवसर पे जो है आयोजित करा जाता है। एक बार आपके एग्जाम में पूछ दिया कि पोंगल का मीनिंग क्या है शाब्दिक, तो मैंने बताया है भाई इसका अर्थ होता है उबालने से, उबालना होता है ना, बॉयल करने से होता है ना। इसमें पकाते हैं जो है आपका प्रसाद रूप में, उनका जो भी होता होगा, है ना। केरल के अन्य प्रमुख त्योहारों में अगर आएंगे तो मलयाली नव वर्ष को आप सबसे टॉप पे रखेंगे, क्योंकि नव वर्ष की त्योहार हर इलाके में टॉप पे होता है। जैसे आप केरल में नव वर्ष में आप बीसू कहकर इसे पुकारते हो, महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पाड़वा कहते हो, बिहार में इसे शीतल कहते हैं, और भी जगह अलग अलग, है ना। तमिलनाडु में इसे पोतांडु कहते हैं, पोटांडु भी कहते हैं तमिलनाडु में नववर्ष को, जो आपका, है ना, तमिल नववर्ष है। और केरल में कौन सा नववर्ष होगा भैया? मलयाली नववर्ष। ये भाषा के अनुसार नाम पड़ जाता है, क्योंकि केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो है आपका जो है तेलुगु भाषा बोली जाती है। तो वहाँ पे हम मनाते हैं उगादी। जो तेलुगु नववर्ष है उसे उगादी कहते हैं। उगादी के बारे में आंसर फेवरेट करता है, मैंने बताया हूँ, ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और इसके साथ साथ
साथ कर्नाटक में भी मनाते हैं उगादि, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा केरल में मकर बिलक्कू, ये मकर संक्रांति के अवसर पे, अभी तक मकर संक्रांति वाला क्वेश्चन नहीं आया, मुझे आश्चर्य लग रहा है। देखिए मकर संक्रांति को अलग अलग, गुजरात में आप इसे उत्तरायण कह लेते हो, मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश में इसे माघ साजी कह लेते हो, ज़्यादा इंडिया के ज़्यादातर भाग में मकर संक्रांति कहलाते हैं। जो आपका उत्तर प्रदेश है यहाँ पे आप खिचड़ी कह लेते हो, और केरल में इसे मकर बिलक्कू कहते हो। देखिए एक पोंगल का त्यौहार अभी हमने चर्चा करा कि भाई तमिलनाडु में 4 दिनों तक होती है, जहाँ पर जल्लीकट्टू का खेल भी आयोजित किया जाता है, उनका भी अलग अलग नाम है ना, कुट्टू पोंगल, मुट्टू पोंगल, भोगी पोंगल, इस प्रकार से। तो जो अट्टुकल पोंगल त्यौहार है, ये मैंने बताया था कि अट्टुकल भगवती मंदिर आपका कहाँ पे है, तो ये केरल के अंदर है, और यहाँ पे महिलाओं के द्वारा, है ना, महिलाओं के द्वारा जो है आपका ये त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा? अट्टुकल पोंगल, तो ये ध्यान रखेंगे। एक त्रिशूर पूरम त्यौहार होता है, ये भी केरल में मनाया जाता है। भैया आराम से समझेंगे, मैं सिर्फ आंसर मिलाने नहीं आता हूँ, मैं आपको पढ़ाने आता हूँ, और ये पढ़ के जो है ना, मैं आपको ऑफिसर बनाने आता हूँ। मेरे भाई पढ़िए, समझिए, सीखिए और अपने लाइफ में अच्छा कीजिए। केरल के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम और कथकली है, और ऐसे 8 शास्त्रीय नृत्य है, आपको अब तक तो रट गया होगा। जो आपका मोहिनी अट्टम है, इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहते हैं, और ये भगवान विष्णु को समर्पित है ना, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप को दर्शाया गया है, और इसमें सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती है, इसमें कोई भी पुरुष भाग नहीं लेते हैं। तो कभी भी अगर नृत्य का कैरेक्टर मोहिनी अट्टम पूछ दिया और पुरुष जैसा जो नाम है, तो आप उसे छांट देंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसा चीज़ है ना कि समझ में नहीं आता। आर मुथु कनमल, अब कैसे समझ में आए कि ये पुरुष का नाम है कि महिला का नाम है? तो यहाँ भी थोड़ी सी विविधता होती है। जो भरतनाट्यम से है, आर मुथु कनमल, 2022 में उनको पद्मश्री दिया गया था। साइलेंट वैली परियोजना केरल में स्थित है। केरल को मसाले का उद्यान कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। भारत में सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील केरल में है, लेकिन अगर खारे पानी की, अगर साल्ट वाटर की बात कर रहा है, तो आप चिल्का झील को आंसर लगाएंगे, जो आपके उड़ीसा के रहेंगे, ठीक है। सबसे लंबी झील खारे पानी की, लेकिन वैसे ओवरऑल सबसे लंबी झील वेम्बनाड है। और अगर आपका फ्रेश वाटर है ना, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कहेंगे इंडिया में, तो बुलर झील है। और बुलर झील का निर्माण भी पूछ लेता आपका, तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से निर्मित है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा इदुक्की परियोजना, इससे पहले भी हमने जो नदी वाला परियोजना आपसे सोमालीला परियोजना पेन्ना नदी पे पूछा था, वहाँ पे कर लिया था। तो इदुक्की परियोजना जो है ये पेरियार नदी पे है ना, पेरियार आदमी का भी नाम रहा है पास्ट में, है ना, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा इनमें से कौन सा नृत्य झारखंड का है? तो ऐसा एक क्वेश्चन आया है, तो ऑप्शन में शायद छऊ था, तो छऊ आपका आंसर होगा। छऊ देखिए मैंने 3 जगह आपको पढ़ा रखा है। सरायकेला ये झारखंड का शहर है, पुरुलिया ये आपका पश्चिम बंगाल का शहर है, और मयूरभंज ये उड़ीसा का शहर है। इन तीनों के नाम से ही ये मशहूर है भाई, सरायकेला का छऊ, पुरुलिया का छऊ, मयूरभंज का छऊ। लेकिन इनमें भी एक जो है थोड़ा सा वेरी करता है आंसर, क्या कि भाई मयूरभंज का जो छऊ है, इसमें जो है नक्काशी या मुखौटा का इस्तेमाल नहीं होता है, जो इसको अद्वितीय बनाता है, इसे ध्यान रखेंगे। बाद में कि छऊ नृत्य जो है, इसमें आपका नकाब या मुखौटा का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ता हूं, कौन से शास्त्रीय नृत्य है जिसमें स्वांग या मुखौटा का इस्तेमाल किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कई बार सीजीएल वगैरह में आया हुआ क्वेश्चन। इनके अलावा असम में बिहू त्योहार साल में कितने बार मनाते हैं? 3 बार मनाते हैं। कितने बार? 3 बार। पहले बिहू को रंगोली बिहू कहा जाता है ना, या बोहाग बिहू के नाम से जाना जाता है, जो किस महीने में मनाते हो आप? अप्रैल महीना में। इसे याद रखने का मैं क्या तरीके बताया था भाई? इसका नाम है रंगोली। रंगोली से क्या मन में आता है? रंग की बात हो रही होगी। जैसे रंगोली चित्रकला भी है, लोक चित्रकला, ये कहाँ मशहूर है? तो ये महाराष्ट्र में है। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा बैक आता हूँ। रंगोली से क्या मन में आता है? रंग। और रंग वाला त्यौहार अपना कौन सा है फेमस, खास करके इंडिया के लिहाज से? तो होली। वैसे रंग वाला बहुत सारा त्यौहार मैं बताया हूँ। कुल्लू दशहरा, उसे भी रंगीन त्यौहार कहा जाता है मेरे भाई। याओसांग मणिपुर में, उसे भी रंग जैसे। सिमगो गोवा में होता है, वो भी रंग जैसे होता है, जहाँ पे चिकल कालो डांस भी फिल्माया जाता है या किया जाता है गोवा के अंदर, ठीक है भाई। तो जो रंगोली है ना, इससे अपने मन में क्या आता है? रंग। तो होली जनरली आप देखेंगे या तो फरवरी के लास्ट में होगा या मार्च में होगा। तो होली के आसपास जो वाला बिहू होता है उसे हम रंगोली बिहू या बोहाग बिहू कहते हैं। इसके अलावा दूसरे बिहू आते हैं कंगाली बिहू। कंगाली मतलब होता है गरीबी से संबंधित, है ना। गरीबी नहीं रहता है, बोलता है जहर खाने की पैसा नहीं है, ठीक है। तो जो आपका कंगाली बिहू होता है ना, वो इसी प्रकार से होता है। उस समय जो है उसका नाम ही ऐसा है कि मतलब ऐसे समय में होता है जहाँ पे नहीं रहता है पूंजीपति हाथ में, जो अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर के महीने में होता है, माफ कीजिएगा,
रखिएगा। तो ये आपका कुंगाली बिहू होता है, और माघ में अंत में जो बिहू होता है, अंत में माघ बिहू है जो जनवरी महीने में मनाया जाता है। तो ये 3 बिहू जो है आप जरूर याद रखें, इसे भी एग्जाम में अच्छे से प्रस्तुत किया जाता है। झारखंड के अन्य प्रमुख त्योहारों में आएंगे तो सरहुल ये जनजातीय फेस्टिवल है। इसके अलावा रोहिणी ये फसल बुआई का त्यौहार है, ये झारखंड में मनाया जाता है। बाद में कि झारखंड में आप जो भी बिहार का डांस है वो झारखंड में भी रख सकते हो जनरली, अगर ऑप्शन में बिहार नहीं है तो, ठीक है मेरे भाई, है ना। इसके अलावा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, ये क्वेश्चन आपके सामने 2 नंबर फ्री का बांटा इन्होंने, तो ये 1949 आंसर हो जाएगा, है ना। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग आयोग के अनुसार 1935 में करा गया था। ये हिल्टन यंग आयोग को जरूर याद रखना मेरे भाई मेरे दोस्त, ये पूछा जाता है कि किस आयोग से हुआ था। जैसे आपसे पूछता है कि भाई नाबार्ड की स्थापना किस आयोग से हुआ था, तो शिवरामन समिति से हुआ था। आपसे पूछता है कि भाई जो सिडबी है, सिडबी की स्थापना किस समिति के अनुसार हुआ था, तो आबिद हुसैन समिति की अनुशंसा के अनुसार हुआ था। मौलिक कर्तव्य किस समिति के अनुसार लगा था, तो स्वर्ण सिंह, फिर से बता रहा हूं, स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्य 8 प्रकार के ही सुझाए थे कि भाई ऐड करो, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार के समय 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 प्रकार के ऐड किए गए, और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है ये 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा से संबंधित ऐड किया गया। तो ये कुछ एक बातें जो समितियां हैं उस पर आप जरूर ध्यान रखें। एक जो है तेंदुलकर समिति की बात होती है कि भाई किस पे काम करता है, तो जो बीपीएल लाइन रेखा डिसाइड करता है, यानी गरीबी रेखा डिसाइड करता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो इस पे आपका तेंदुलकर समिति कार्य करता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा आरबीआई की स्थापना बता दिए 1935 में हुआ था इस हिल्टन यंग से। यह आरबीआई जो है इनका मुख्यालय हेडक्वार्टर बम्बई में है, इनका क्षेत्रीय कार्यालय लगभग हर एक बड़े शहर में होते हैं, हर राज्य में जो बड़े शहर होते हैं। इनके अलावा जो इनके नोट छापने वगैरह की हैं, ये नासिक में है, देवास में है, सालबोनी में है, मेरा दोस्त इसमें है। और अभी जो मैं 2-4 दिन पहले बताया था कि मेरे दोस्त को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है ना, वीडियो बनाते समय ही बताया था। तो वो जो है कोलकाता में आरबीआई के अंदर ही है, और ये जब नोट छप जाता है तो उसे चेक करने में कोई सा पोस्ट पे है, अब इतना तो अंदर से नहीं पूछ पाए, बस आरबीआई में है जानता हूँ, ठीक है। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले जो गवर्नर हैं ये ओसबोर्न स्मिथ है, और भारतीय गवर्नर कहेंगे तो सीडी देशमुख साहब हो जाएगा। इनके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अब तक कोई भी महिला गवर्नर नहीं बनी है मेरे ख्याल से, ऐसे मन में आया लिखा हूँ, आप लोग बताइएगा साहब जी। नहीं बना है, कोई नहीं बना, एकदम फिक्स। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी कोई महिला नहीं बना है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों पोस्ट खाली है। इनके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुख्य कार्यों में क्या है, मौद्रिक नीति बनाना, इसमें कई सारे चीज आ जाएंगे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, है ना, सीआरआर, है ना, ये सब। नोट छापना एक अलग काम है, नोट छापने की जिम्मेवारी आरबीआई की है। प्रतिभूतियों की लेन देन करना जो सरकार के साथ करते हैं, तो ये भी। बंकर का कार्य करना, सरकार को जरूरत पड़ने पे भाई पैसा भी दे सकते हैं, लेते भी हैं। इनके अलावा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मेन काम है इंडिया में, जिसके लिए हम जानते हैं, अनुसूचित बैंकों को लोन प्रदान करना, है ना, अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी करना, आप कह सकते हैं पंजीयन करना, माफ कीजिएगा, अनुसूचित बैंकों का पंजीयन करना। इनके अलावा माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जो होता है, जो एमएफआई इंस्टीट्यूट होता है, जो आपका सूक्ष्म वित्तीय ऋण प्रदान कराता है, जैसे अपने को ऑटो रिक्शा लेना है ना, तो हम किसी एमएफआई के थ्रू लेते हैं। तो ये जो एमएफआई इंस्टीट्यूट है, इसको देख रेख या रेगुलेट कौन करते हैं, तो ये आपका आरबीआई के अंडर ही आता है। इनके अलावा अंबेडकर और मोदी नामक पुस्तक जो 2022 में लिखे गए थे, कौन लिखे, तो रामनाथ कोविंद साहब हो जाएंगे। वर्तमान राष्ट्रपति मुर्मू के पहले भारत के राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद, एक सेकंड रुकिएगा। इनके अलावा जो है कहाँ थे, हाँ, जो अभी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, इनके पहले जो है कोविंद साहब ही रहे राष्ट्रपति। अंबेडकर ए लाइफ एक पुस्तक का नाम है, शशि थरूर, इनका एक बहुत फेमस किताब है, इन इरा ऑफ डार्कनेस। अंबेडकर साहब के द्वारा लिखे गए प्रमुख पुस्तकों में आप आएंगे वेटिंग फॉर वीजा, बहुत पूछते हैं, और इनसे मंदिर शुद्धि या मंदिर प्रवेश आंदोलन या बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये दोनों अंबेडकर साहब से काफ़ी पूछते हैं। पूना पैक्ट पूछते हैं। इनके अलावा लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय के नाम में अंबेडकर साहब को पूछते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछते हैं। तो ये 4-5 क्वेश्चन अंबेडकर साहब से बनते हैं आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। व्हाई इंडिया मैटर्स नामक पुस्तक एस जयशंकर साहब है, नए मंत्रालय में फिर से इन्हें विदेश मंत्री का ही कार्यभार सौंपा
सौंपा गया है एस जयशंकर साहब, जो भूतपूर्व और वर्तमान भी भारत के विदेश मंत्री रहे हैं। G20@2023 नामक पुस्तक के लेखक भी श्रीनिवास है। कौन है? भी श्रीनिवास। ए मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक अनुराग बेहर है। इनके अलावा रिवेल्स अगेंस्ट द राज नामक पुस्तक के लेखक रामचंद्र गुहा है। 4 स्टार डेस्टिनी इन पुस्तक के लेखक भूतपूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने हैं। जादूनामा पुस्तक के लेखक जावेद अख्तर हैं, ये फरहान अख्तर के पापा जी हैं। इनके अलावा नामा वाला पुस्तक 10 को बता दिए होंगे, शाहनामा, जफरनामा है ना, हुमायूंनामा, शाहजहांनामा, इसके अलावा बाबरनामा, अकबरनामा, ध्यान रखिएगा है ना, पूछता है। जंगलनामा भी है एक, है ना, जंगलनामा अमिताभ घोष के। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस राज्य से संबंधित है? देखिए एक क्वेश्चन 3 बार टकरा एग्जाम में, और मैंने जब CGL के लिए 2022 में आपको पढ़ा रहा था, वहाँ से मैं इसे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये 2022-23 वित्तीय ईयर में ही अपने को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? जो तटवर्ती है, तटवर्ती पाकिस्तान के साथ नहीं, चाइना के साथ, है ना, जो तटवर्ती इलाका है और वहाँ पे जो दूर दराज वाली रिमोट गांव है उसे प्रोटेक्ट करना है ना। तो ये इनका जो है मोटो में है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो इसमें कई सारे राज्य जो है, कई सारे स्टेट जो है आपको एप्लीकेबल होता है। कई सारे स्टेट जहाँ जहाँ आपके चाइना की सीमा लगभग आता है, वहाँ वो स्टेट इसमें लगभग आ जाती है। तो यहाँ पे कोई एक स्टेट नहीं है। आप बताइएगा कि इसमें कौन सा राज्य का नाम दिया गया था। जो एग्जाम दिए होंगे हमसे बेहतर इसका आंसर दे पाएंगे। फिलहाल मैं आपको थ्योरी देता हूँ, इसमें से आपको मिल जाएगा। देखिए इनमें राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है और ये लद्दाख है। ये जो है चीन से लगने वाली जो है राज्य या यूटी है। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा चीन के समीप अपने को LAC लगता है कि LOC, तो आप कहोगे LAC लगता है। LAC का फुल फॉर्म क्या आता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और एक वो क्या होता है? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इसमें एक्चुअल नहीं है ना। तो ये जो OC वाला है ना, ये चला जाता है कहाँ पे? पाकिस्तान के साथ। और ये कहाँ पे? चाइना के साथ। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में इन चारों में से कोई भी एक राज्य हो सकता था। ठीक है। इनके अलावा पर्वतीय, अभी देखिए, और यहाँ से भी एक क्वेश्चन काफ़ी आता है कि BRO, जो मैं बार बार बताता रहता हूँ, BRO कोई चीज़ का निर्माण करेगा ना, ये भी तटवर्तीय चीज़ से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये सेना के लिए जो है सड़कों का निर्माण करते हैं उन इलाके में, तटवर्ती इलाके में। ठीक है। तो अभी सेला टनल का जो उद्घाटन हुआ है अरुणाचल प्रदेश में हुआ है प्रधानमंत्री मोदी साहब के द्वारा, ध्यान रखिएगा। पर्वतीय वर्षा कहाँ पे होती है? अगर जिस बच्चे को याद है कि मैंने ये सब है कि मान लीजिए कि ये पहाड़ है, ये जो है आपका पहाड़ है ना, और ये अपना जल स्रोत है जहाँ से वाष्पीकृत होकर जो है हमें वर्षा मिलेगा। तो ये जब ऊपर जाता है तो इस पहाड़ से टकराने के बाद, अब तो मैं 3D में बना नहीं सकता और मेरा इमेज भी काफ़ी जो है मैं पुअर हूँ इस मामले में, मैं ड्राइंग नहीं कर सकता ज़्यादा, है ना। तो इधर ही जो है आपका गिर जाता है वर्षा जिस साइड टकराता है उस साइड वर्षा का हो जाती है ना। ये जो है इस साइड वर्षा होगी और अपोजिट साइड में वर्षा नहीं होता। ये मैं अच्छे से आपको समझाया हूँ, जहाँ पे मैं कपासी मेघ क्या होता है ना, और मेघ के कितने प्रकार होते हैं, कौन से मेघ किस वायुमंडल के क्षोमंडल में तो होता ही है, मतलब कितने वर्षा कराते हैं, ये सब बात जहाँ पे बताया था वहाँ बात कर लिया था। तो यहाँ पे आपको पर्वतीय वर्षा पूछा है, तो ऑब्वियसली पर्वत जहाँ पे होगा वहाँ पे पर्वतीय वर्षा होगा। अब डिपेंड करता है कि किसी पर्वत का नाम ऑप्शन में होगा पार्टिकुलर, है ना, या फिर कोई और चीज़ का नाम होगा। तो आपको जो पर्वत वाले ग्रुप होगा उनको सेलेक्ट करना होगा, जैसे पश्चिमी घाट है ना, मेघालय की पहाड़ी, कार्बी आंगलोंग, मतलब जो भी हाइट वाली चीज पर्वत है जहां पे जो है जल स्रोत टकराएंगे और एक साइड वर्षा कराएंगे और दूसरे साइड कम वर्षा कराएंगे, उधर पर्वतीय वर्षा होगी। नाम से स्पष्ट है ना भाई, पर्वतीय वर्षा, है ना। इनके अलावा ये जो पर्वतीय वर्षा है ये पवनाभिमुख भागों पे होता है। मैंने अभी जैसे बताया कि मान लीजिए इधर टकराया और इधर ही वर्षा हो गया, ठीक है, और इसके अपोजिट साइड वर्षे नहीं हुआ, है ना। साउथ के जो है रीजन मेन कहीं ना कहीं पश्चिमी घाट भी है कि साउथ के एरिया में कम वर्षा होते हैं, ठीक है। तो ये पवनाभिमुख ढाल पे ज़्यादा वर्षा होता है। इसके विपरीत साइड वाले को हम वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। वृष्टि मतलब वर्षा ही होता है, वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं जहाँ पे वर्षा नहीं होता है, क्योंकि पहुँचे नहीं पाया ना भाई, वहीं टकरा के जो है वहीं वर्षा हो गया। इनके अलावा संघनन की क्रिया है, वो संघनीय वर्षा भी होता है, संवहनीय वर्षा, माफ कीजिएगा, संवहनीय वर्षा होता है कि संघनन की क्रिया होती है तथा कपासी मेघों का निर्माण होता है
होता है तथा इससे निर्मित मेघ को संवहनी वर्षा कहते हैं। ठीक है, कपासी मेघ से जो निर्मित वर्षा होता है उसे संवहनी वर्षा कहते हैं। एक मिट्टी को रिलेट करके और वर्षा को रिलेट करके आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मिट्टी का निर्माण अत्यधिक वर्षा के परिणाम स्वरूप होते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो आप बताएंगे लेटेराइट मिट्टी का निर्माण जो है अत्यधिक वर्षा का परिणाम है, क्योंकि अत्यधिक वर्षा से लीचिंग प्रोसेस हो जाती है जिससे आपका लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हो जाती है। और मैंने बताया था कि भाई ज्वालामुखी जो क्रिया है, ज्वालामुखी क्रिया से आपका कौन सा मिट्टी का निर्माण होगा, तो ब्लैक सोइल का निर्माण होगा। कैसे होता है, क्योंकि ज्वालामुखी क्रिया में आपका जो मगमा है वो ऊपर आएगा तो लावा बनेगा, लावा के जमने से विशाल चट्टान वगैरह की निर्माण होगी, और जब वो चट्टान की क्षरण होगी तो काली मिट्टी की निर्माण होगी। तो कहीं ना कहीं ज्वालामुखी क्रिया जो है काली मिट्टी के निर्माण में अपना योगदान देती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा अन्य जगहों के तुलना में ध्रुवों पे वर्षा कम होती है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि ग्रेविटी का मान सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, या फिर भूमध्य रेखा के करीब जाएंगे तो घटेगा कि बढ़ेगा, है ना। तो उसी प्रकार से अगर वर्षा को रिलेट हम करें तो जो ध्रुव है, जो पोल है, यहाँ पे वर्षा जो है अन्य जगह के तुलना में कम होगी। ठीक है भाई, सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, मेघालय में होती है, और ये मेघालय के मासिनराम जगह है, मसीनराम नहीं भाई, मासीनराम, है ना, मासीनराम। इस प्रकार से पहले चेरापूंजी होता था, मैं इसे सही कर दूंगा भाई, है ना, माफ चाहता हूँ। तो मासीनराम में होती है। और अगर आपसे कोई पूछे कि मेघालय में 3 पहाड़ी, गारो, खासी, जयंती और भी है लेकिन ये फेमस हो गए हैं, तो भाई जो है कौन से में पड़ेगा मासीनराम, तो खासी रेंज में पड़ेगा। शीतकाल में पंजाब और हरियाणा में आप ज़्यादातर वर्षा सुनते होंगे। क्यों हो जाता है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। और ये कहाँ से उत्पन्न होता है, तो ये आपका जो है आपका भूमध्य सागर से उत्पन्न होती है, और इसका जो वर्ल्ड वाइड लगभग जो है प्रभाव देखे जाते हैं। मानसून से पूर्व जो दक्षिण भारत में वर्षा होती है, कॉफी सावर, आम्र वर्षा या चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। इसी प्रकार से मैंने आपको एक बैसाखी बताया था, काल बैसाखी कहिए इसे, क्योंकि ये अच्छाई से ज़्यादा खराबी कर देता है, घाटा लगाता है। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। ये भी प्री मानसून वर्षा है। मसल्स की मूवमेंट का कारण आपसे पूछा, ये तो ऑप्शन से मुझे करना पड़ेगा फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की विशेषता है या नहीं है, इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, मैंने भारतीय संविधान को अलग से टॉपिक वाइज में थोड़ा सा यानी 1.5 पेज को लेके अच्छे से बता दिया हूँ। कोई भी उससे बाहर बात नहीं होगी। जो टॉपिक वाइज आपके अलग से दिया जाता है उससे पढ़िए। जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ेगा ना, वो भी 12 तो क्वेश्चन कर ही ले जाएंगे कम से कम। ठीक है, तो भारतीय संविधान स्वभाव में आंशिक रूप से हार्ड या आंशिक रूप से लचीला है ना। न तो ज़्यादा टफ है, न ज़्यादा मतलब एकदम कमज़ोर है ना। इसमें जो है हर बात की काट है अपने संविधान के अंदर, इसीलिए इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा गया है। भारतीय संविधान दुनिया में सबसे बड़ी लिखित संविधान है। वैसे दुनिया में जो ब्रिटेन की संविधान है वो भी बड़ी है, लेकिन लिखित है। 26 नवंबर, सबसे पहले संविधान यूएसए में आया था ना लिखित वाला, 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकार किया गया था, और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 50 को लागू किया गया था। गणतंत्र दिवस के जो पहला अवसर था उस पर इंडोनेशिया के राजनेता पधारे थे, जिनका नाम डॉक्टर सुकर्णो हुआ करता था। भारतीय संविधान के निर्माण में उस समय 395 आर्टिकल, 8 अनुसूची और 22 भाग हुआ करता था। वर्तमान में बात करेंगे तो 445 भी आप लिखेंगे तो कोई कमी नहीं लिखेंगे। 440 से अधिक आर्टिकल, 12 अनुसूचियां, 4 गो अनुसूचियां संविधान संशोधन के द्वारा जरूरत पड़ने पे जोड़ा गया, और 22 ही भाग है लेकिन 25 भागों में विभक्त है। ये विरोधाभास आपके मन में पैदा करता होगा। तो मैं कई बार आपको बताया है कि जब मौलिक कर्तव्य जोड़ने की बारी आई तो 4 से 4 का ए बना लिया गया। जब आपका है ना सहकारी समिति जोड़ने की बात आई तो 9 से 9 का ए बना लिया गया, नगर पालिका माफ कीजिएगा। और जब सहकारी समिति जोड़ने की बात आई तो 9 से 9 का बी बना लिया गया। तो ये जो 3 गो एडिशनल बढ़ गया ना, तो इसीलिए है तो वैसे ही क्रम में, लेकिन अगर आप काउंट करेंगे तो 25 हो जाएगा। इनके अलावा जो भारत का संविधान के भाग 7 है ना, वो निरसित है, ये जो है एप्लीकेबल नहीं है। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, ये भी जो है लचीला है और आंशिक रूप से इसलिए। इनके अलावा भारतीय संविधान के अधिकांश तत्व भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, फिर भी कई सारे तत्व कई देश से लिए गए हैं। जैसे ब्रिटेन से अगर आप बात करेंगे तो सिंगल नागरिकता और राज नागरिकता का आर्टिकल पूछा था सवेरे, 5 से 11 आर्टिकल होता है और इसे भाग 2 में रखे गए हैं। ठीक है, और ये एकल प्रकार के हैं। सिंगल नागरिकता इंडिया में मिलता है और ये ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। संसदीय प्रणाली अपने पास क्या है, द्विसदनीय विधायिका है ना, एक लोकसभा है और एक अपना राज्यसभा है।
है, तो उसी प्रकार से जो ब्रिटेन में है एक हाउस ऑफ कॉमन्स है और एक अपर सदन है, ठीक है। तो उसी प्रकार से वहीं से हमने लिया है, तो हमारा भी संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन से मेल खाता है। मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसे भाग 3 में आप रखते हैं और आर्टिकल ये 12 से 35 को जो है बीच में उपबंध किए गए हैं और वर्तमान में 6 है। 1978 से पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करता था। संपत्ति वाला जो है ना वो हट गया 1978 में, और संपत्ति को हटा के अब हम वर्तमान में 300 के ए में रखे हैं जो विधिक अधिकार है, ठीक है। अमेरिका से मौलिक अधिकार हो गया। मौलिक कर्तव्य रसिया के संविधान से लिया गया है, यानी रूस के संविधान से लिया गया है। रस लिखा गया, अरे भाई गन्ना की रस नहीं पीना है भाई, पढ़ना है। एक आध वर्ड तो हो ही जाएगा, मैं करेक्शन करके दूंगा, है ना मेरे भाई, है ना, क्योंकि लिखता हूँ भाई तो देखिए ये हो गया। तो आपका जो रसिया के संविधान से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए हैं, ये आपका 36 से 51 आर्टिकल को देखेगा। और जो मौलिक कर्तव्य है सिंगल आर्टिकल 51 के है, लेकिन इसके 11 अलग अलग पेज हैं। इनके अलावा जो आपका संशोधन की प्रक्रिया है, जो आर्टिकल 368 के थ्रू आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, तो ये अफ्रीका से लिया गया है। अफ्रीका से राज्यसभा में चुनाव की पद्धति भी ली गई है, हाँ सही बोल रहे हैं। और जो 12 आदमी को मनोनीत करते हैं वो आयरलैंड से लिया गया है। इसके अलावा प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया मारना है, लेकिन प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है तो अमेरिका से, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति जो केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति राज्यों में करते हैं, ये कनाडा से लिया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 23 और 24 पूछा गया है, तो 23 अगर पूछा होगा तो मध्य प्रदेश में हुआ, विजेता महाराष्ट्र रहा था, ठीक है। इतना पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश के 8 शहरों में हुआ था। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूछा गया होगा तो ज़्यादा पूछा गया हो तो महाराष्ट्र का मेडल पूछा गया होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 तमिलनाडु के 4 शहर में, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और त्रिची, ठीक है। इनके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 के विजेता कौन रहे? महाराष्ट्र रहे। उप विजेता कौन रहे? तमिलनाडु रहे। कितने खेल शामिल थे? 26 खेल शामिल थे। पहली बार कौन खेल शामिल किया गया? स्क्वैश, है ना, स्क्वैश को शामिल किया गया। पहली बार किस खेल को प्रदर्शन खेल के तौर पे शामिल किया गया? तो सिमलम्बम। ये कहाँ का है भाई? सिमलम्बम, तो ये आपका तमिलनाडु का मार्शल आर्ट फॉर्म है। इसके अलावा इस खेल की उत्पत्ति 2018 दिल्ली में खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से हुआ था, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। एक क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय औद्योगिक क्रांति 1948 को कितने भागों में विभक्त किया गया है? याद कीजिए, सीजीएल 2022 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। तो ये आपका 4 भागों में विभक्त किया गया था। देखिए औद्योगिक नीति कई बार बना है, 1948, 1956, ईटीसी 91 में बना। इस प्रकार से कई बार बने हैं, मेरे ख्याल में 6 या 7 बार बने हैं, कंफर्म तो नहीं, लेकिन 6 या 7 बार जो है ये मतलब रिवाइज्ड हुए हैं, ठीक है। तो जो 1948 में उद्योगों को 4 सेक्टर में बांटा गया था, 4 कैटेगराइज किए गए थे, 4 प्रकार के, है ना। सबसे ज़्यादा तृतीय सेक्टर में आई होप 20 उद्योग को डाला गया था। इनके अलावा अरे ये क्या, इसके पॉइंट में होयसल राजा विष्णुवर्धन कैसे आ गया? एक सेकंड, ठीक है यार, ठीक है। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में उद्योगों को 3 वर्गों में बांटा गया। 48 में कहेगा तो 4, इसमें कहेगा तो 3। आप लोग कौन सा आंसर किए हैं थोड़ा सा हमें बताइएगा। इनके अलावा अनुच्छेद 20 का संबंध पूछा है, दोष सिद्धि में रियासत। सवेरे वाले फैक्ट हमको अच्छे से मौलिक अधिकार पूरा समझ लिए थे, ये भी बताए थे कि 20 और 21 नहीं बदलता है। एक प्रश्न पूछा गया था, 66वां नेशनल गेम किस शहर में नहीं कराया गया था? आपको पता है ना, राजस्थान के लड़के ने इसमें धूम मचाए थे, व्यक्तिगत रूप से काफी सारे पदक जीते थे राजस्थान के राज, है ना। तो ये 66वां जो स्कूल गेम हुआ था नेशनल वाला, ये आपका लुधियाना में एगो ऑप्शन दिया गया था, तो यहाँ नहीं हुआ था। बाद बाकी ये ग्वालियर, भोपाल और दिल्ली में कराए गए थे। 36वां राष्ट्रीय खेल अभी भी पूछा जा सकता है ना, 2022 में ही हुआ था, लेकिन पूछा जा सकता है क्योंकि अब करंट अफेयर बहुत पुराना, पता नहीं एग्जामिनर इस बार क्या सोचे हैं कि हाँ चलो ठीक है पुराने ही पूछ लेंगे, कौन इतना दिमाग लगाएगा। तो ये आपका गुजरात में हुआ था, सवाज रहा था यहाँ का शुभंकर, है ना। 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में। इसके अलावा 37वां राष्ट्रीय खेल और कौन जीता था? सर्विसेज टीम जीता था 36वां राष्ट्रीय खेल, ध्यान रखिएगा। 37वां राष्ट्रीय खेल ये आपका गोवा में हुआ है। 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 ये पूर्वोत्तर भारत में हुआ है, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम पिछले साल उत्तर प्रदेश में हुआ था। खेलो इंडिया शीतकालीन गेम अब तक जम्मू कश्मीर में होता हुआ आ रहा था, जितने बार भी 20 से हुआ, 21 से हुआ, 22 से हुआ, 23 से हुआ, लेकिन 24 में जो हुआ ना खेलो इंडिया शीतकालीन गेम, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों जगह होंगे, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये दोनों जगह होंगे।
हॉकी वर्ल्ड कप 2023 ये उड़ीसा में आपका हुआ है। कलिंगा और राउरकेला, भुवनेश्वर और आपका राउरकेला जगह का नाम है, एक सेकेंड, वहाँ पे आपका बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है और कलिंगा है आपका भुवनेश्वर में। तो इन दोनों स्टेडियम में कराए गए जहाँ पे विजेता जर्मनी रहा था। 44वां शतरंज ओलंपियाड चेन्नई में हुआ है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, 22 में हुआ था, पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक हरिलाल के द्वारा लिखा गया? हरिलाल यार हरि सेन हो सकता है, हरिलाल कौन है भाई? आप लोग बताइएगा, है ना, आप लोग बताइएगा कि ये कौन था हरिलाल, है ना, और कौन से पुस्तक थे ऑप्शन में। चलते हैं आगे। हरिसेन का कहेगा तो प्रयाग प्रशस्ति भी हो जाएगा, और भी हरिसेन की किताब। इनके अलावा जैसे बृहद कसा कोत्स, ये भी आपका हरिसेन का, कल ही पूछा गया था शायद। होयसल मंदिर का निर्माण होयसल राजा विष्णुवर्धन ने किया था। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर राजराज चोल प्रथम ने करवाया था, जो चोल वंश के थे। हजारा स्वामी मंदिर, विठला स्वामी मंदिर, ये आपका कृष्णदेव राय साहब ने किए थे। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव के नाम आता है, लेकिन अगर सिर्फ पार्टिकुलर नींव पूछे तो गुरु रामदास जो है 4th गुरु हुए। गुरु अर्जुन देव जो है ये 5वें गुरु हुए, और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की है, जो सिख धर्म में काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी बार आपके एग्जाम में आते हैं। गया स्थित विष्णुपद मंदिर, जहाँ पे लोग पितृपक्ष करने आते हैं, अहिल्या बाई ने बनवाया था, ऐसा माना जाता है। होयसल मंदिर को 2023 में यूनेस्को में शामिल किया गया शांति निकेतन के साथ, तो ये भी ध्यान रखेंगे। 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? अब ये क्वेश्चन फिर से आज लपेटा है, तो 1969 में। 14 बैंकों का 1969 में इंदिरा गांधी के समय चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना, मानव का चंद्रमा पे जाना, भारत बांग्लादेश युद्ध, सब बताया चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। इसके अलावा भारत में बैंकों का दूसरी बार राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था, 6 बैंकों का। तो पहले लॉट में 14 बैंकों का, दूसरे लॉट में 6 बैंकों का। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिफ्लेक्ट करता है कि पहली बार खेल जो एशियन गेम है 1951 दिल्ली में कराया गया था, शुरुआत भी यहीं से हुआ था। दूसरी बार कब हुआ था दिल्ली में? तो 1982 में हुआ था दूसरी बार। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और रिफ्लेक्ट करता है, पहली बार वास्को डी गामा 1498 में भारत आया, तो दूसरी बार कब आया? तो 1502 में आया था। ठीक है, तो ये कुछ एक बातें जो है ना आपको एक जैसे क्लिप में लगाना पड़ेगा, जैसे मैं लगा के रखता हूँ। बताइए यहाँ पे आपका खेलों से सीधे वास्को डी गामा का क्या संबंध है? लेकिन एट अ टाइम क्लिक होता है ना भाई, तो आप भी जब मन से लिंकिंग प्रोसेस सीखोगे तो ऐसा ही आपको कोई चीज दिखेगा, तो आप कर पाओगे आराम से और कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं एकदम नॉर्मल रह के ये सब सोच पाता हूँ, तो आप भी सोच पाओगे। ठीक है भाई, और इतना काम करते हो भाई, आप तो पढ़ रहे हो, है ना। इसके अलावा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुआ था। मैंने बताया था कि ये 3 बैंकों को मिला के बनाया गया था, है ना। बाद में इंपीरियल बैंक को भी रिप्लेस किया गया 1955 में, किससे? आपका SBI से। इसी प्रकार से मैंने बताया था कि जो आपका गेट था, GATT, है ना, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, तो इसको WTO से रिप्लेस कर दिया गया था 1995 में। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने बताया था 1950 में योजना आयोग को 2015 में नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया था। इसी प्रकार से फेरा को फेमा से रिप्लेस कर दिया गया था। तो कई सारे चीजें आप लिंक करते जाओ, मिलता जाएगा, सेम टाइप का चीज, है ना। इसके अलावा नाबार्ड की स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। कृषि सेक्टर में टॉप संस्था है और ये शिवरामन समिति की अनुशंसा पे कार्य करती है, कि स्थापित हुए थे। तो ये थे सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको कोई सा भी कंटेंट टुडे एग्जाम का चाहिए, है ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक क्लिक करके ले सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं, है ना। जो है एक बढ़िया वे में लिखा गया, और SSC के एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, कितना आता है, अब आपसे छुपा नहीं होगा।